नमस्कार दोस्तों, संकल्प स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो आइए देखते हैं हम लोग करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ का। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का भी ऐसा कुछ करेंट अफेयर आया नहीं है ज़्यादा, ठीक, जिसमें कि हम देख रहे थे। वीकली में बात करेंगे तो नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे हम। छत्तीसगढ़ का ऐसा कुछ आपका नहीं मिला, इसलिए आप पुराना जो है छत्तीसगढ़ का उसको पढ़ते रहना, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे सिंकुला सुरंग का काम सितंबर के मध्य क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर के मध्य में शुरू होगा, ठीक। तो ये क्या है आपका सिंकुला, मतलब वो है जो सुरंग। सुरंग मतलब एक टनल होता है, टनल मतलब एक रास्ता बनाना। और ये इसके बनने से आपका ये कहाँ पे है, सबसे पहले देखेंगे तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर संकुला दर्रा है ना। और ये मनाली और लेह के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा और इससे आपका लगभग 60 किलोमीटर दूरी बचाएगा अगर हम लोग जाएंगे तो। और ये लगभग ये आपका तीसरा दर्रा होगा जो आपको मतलब बोलना चाहिए, सॉरी दर्रा बोलते सुरंग या टनल होगा, जिसके या फिर आपका यातायात साधन होगा जो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, कम दूरी मतलब कम समय में पहुंच जाएंगे और लगभग 60 किलोमीटर को भी बचा लेंगे। और इस देखो ये है ना, मतलब जो दूरी को कितना कम करेगा, 60 किलोमीटर कम करेगा। अगर हम बात करेंगे पारंपरिक श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए आपका श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। और इसमें देखेंगे हम अपनी सीमाओं पर भारत का रणनीति भी बुनियादी ढांचा विकास विशेष रूप में लद्दाख से है ना, विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को रसद है ना, समर्थन मजबूत प्राप्त होगा। इसका हमारा अगर देखेंगे हम कौन सा अगर बात करेंगे सिंगुलर सुरंग से, तो हमको कई बेनिफिट है। सबसे पहले तो हमको क्या हो रहा है कि हमको आवागमन में मतलब क्या हो रहा है, कम समय में पहुंच जाएंगे, लगभग 60 किलोमीटर बचाएंगे हम इस रास्ते में। और इसके साथ साथ आपका जो सैन्य होता है, सैन्य मतलब सीमा सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है, हो गए, ठीक। तो ये सबको आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि क्या कैसा है। और सबसे अच्छा मतलब खास बात इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा आपको इसमें से, कि ये दर्रा जो है किसके बीच में है, मनाली और लेह के बीच में, मतलब आपका एक कड़ी के रूप में काम करेगा। ये चीज को आपको याद रखना है, मनाली और लेह, ये चीज को। और दूसरा चीज आपको याद रखना है कि आपका श्रीनगर लेह मनाली लेह ये जो मार्ग है, इस मार्ग में मतलब बोलना चाहिए कि हमारा संवेदनशील मार्ग होता है, सीमा पे है। एक्चुअल में देखेंगे तो चीन का सीमा लगा हुआ है। और अभी देखेंगे वर्तमान में हमारे देश के साथ चीन के साथ कई मामले में झड़प हो रहा है, सैनिकों का झड़प हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में अगर यातायात साधन सुगम रहेगा तो हमको आवागमन के लिए मतलब विभिन्न प्रकार के उसके लिए हमको सहायक होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम फिर। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल की गई। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कहने का मतलब ऐसे चीजों को, मतलब जो प्राचीन चीजों को क्या किया जाता है यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें आने वाले पीढ़ियों को मतलब इसके बारे में जानकारी मिल सके, है ना। और इसके लिए हमारे यहाँ अगर भारत में बात करेंगे तो आपका क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक का 10वां बैठक है ना, कि 10वां बैठक के दौरान ऐतिहासिक उपबंध को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और इस ऐतिहासिक चीज में हमको शामिल करने के लिए अगर देखेंगे योगदान, तो इसका आपका क्या है, इंदिरा गांधी कला राष्ट्रीय कला केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रोफेसर कौन है, रमेश चंद्र गौर। ये रमेश चंद्र गौर को आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या चीज की बात कर रहा है, कि इसी ने ही हमारे 3 चीजों को, किसको किसको, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहदयालोक लोकान, ये चीज को क्या किया गया है यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को मतलब आपका मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के सूची में शामिल करने में सहायता प्रदान किया है। और इससे फिर क्या हो रहा है मैं बताया कि आसर मतलब आपका अतीत, अगर पुराने समय में हम देखेंगे कि जो चीज है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उस चीज को सुरक्षित करना ही आपका इसका उद्देश्य है। और इसमें किसको किसको किया गया है, रामचरित्र, पंचतंत्र और
सहयाद लोक, है ना, इस चीज को अब इसको शामिल किया है तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि इसका रचना किसने किया था, है ना। तो ये इसके बारे में हमको इसके साथ साथ रचनाकर्ता गोस्वामी तुलसीदास का मतलब क्या है, रामचरितमानस मानस, और आपका पंचतंत्र किसका है, पंडित विष्णु शर्मा का। ये जो चीज है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ये है। और गांधी इसमें देखेंगे तो ये जो बैठक हुआ है 10वां बैठक, ये कहाँ पे हुआ है, मंगोलिया की राजधानी, है ना, क्या है, उलान बटार में बैठक आयोजित हुआ था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या चीज, मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटार, है ना। और उलान बटार में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र के 38 प्रतिनिधियों और 40 पर्यवेक्षक में क्या हुआ थे, यहाँ पे एकत्र हुए थे। और इन लोगों ने मतलब यहाँ पे क्या किया गया है कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से हमारे यहाँ भारत से कौन गया था, रमेश चंद्र गौर, ये शामिल हुआ था। और इसके प्रतिनिधित्व में ये 3 चीजों को क्या हुआ, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। चलिए, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, नहीं समझ आया तो बता दीजिएगा, है ना, जैसे कि आपका इसमें भी ठीक हो रहा है क्लियर। तो इसको आपको देखना है, इसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। और जिस किसी को भी अगर जैसे यूट्यूब वाले देख रहे हो, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे जो लाइन चल रहा है उसमें आप लोग को क्या करना है, मैसेज कर देना है, सर पीडीएफ करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया के साथ कोका कोला ने हाथ मिलाया। तो कौन कौन हाथ मिला रहे हैं यहाँ पे, हॉकी महिला टीम और आपका कोको कोला, ये दोनों लोगों ने क्या किया, हाथ मिलाया। और हाथ मिलाने का उद्देश्य ये है कि महिला इस मतलब का उत्थान करना, विकास करना, है ना, और साथ साथ खेल को क्या करना, खेल भावना को प्रोत्साहित करना, ये सब सारे उद्देश्य के माध्यम से क्या करते हैं, इसका वो करते हैं, हाथ मिलाते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024, ठीक, 2024 में होगा ये हॉकी इंडिया। तो इसमें आपका पहला गठबंधन है, पहला गठबंधन बनाया गया है, किसका किसका, ये आपका हॉकी, वो भी हॉकी इंडिया में कौन सा, आपका महिला, और यहाँ पे कोको कोला, है ना, कोका कोला होता है क्या, कोको नहीं, कोका कोला, ये दोनों ने हाथ मिलाया है। और ये क्या करेगा, कोको कोला मतलब जो होता है कोका कोला, महिलाओं को मतलब खेल प्रशिक्षण सुविधा ये सब मतलब क्या करेगा, प्रदत्त कराएंगे इन लोगों को, ताकि इन लोग खेल के साथ साथ वो बोलना चाहिए कि महिला का मतलब बोलना चाहिए कई भी चीज, मतलब कई चीजों में इसमें ध्यान दिया जाएगा, जैसे कोचिंग हो गया ये सब का खेल के प्रति, ठीक। चलिए, जो कोको कोला है ना, जो कोको कोला इंडिया अपने सी द डिफरेंस अभियान, क्या चीज, सी द डिफरेंस अभियान के माध्यम से खेल, है ना, ये चीज को याद रखना, खेल और लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ मेल खाता है। कहने का मतलब इसमें खेल को प्रोत्साहित भी होगा, साथ साथ लैंगिक आपका समानता के बारे में बात करेंगे। लैंगिक समानता मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि हम स्त्री पुरुष में क्या करते हैं, भेद करते हैं, उसी चीज को मतलब बोलना चाहिए, समानता के बारे में मतलब लोगों को समझाएंगे। और इसी और यही सबका उद्देश्य होता है ये दोनों का गठबंधन करने का, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे क्या चीज, आपका 3 साल के लिए ये रणनीति जो है, मतलब गठबंधन कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए गठबंधन किया गया है, ये 3 साल के लिए। और कोको को आपका कोका कोला इंडिया और हॉकी इंडिया महिला टीम, महिला हॉकी, है ना, संबंधित सहायता और शिविर, यहाँ पे क्या होगा, सहायता शिविर टूर्नामेंट आयोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ साथ क्या होगा, विशेष कोचिंग, प्रशिक्षण, उपकरण के प्रावधान, पोषा संबंधी सहायता करेगी। मतलब वो सारे चीजों में मतलब ध्यान केंद्रित करेंगे, जो एक महिला के लिए, एक खिलाड़ी के लिए और देश में लोगों को जागरूक करने के लिए आवश्यक होगा, ठीक। चलिए, यहाँ तक हुआ क्लियर। तो सिंपल आपको वन लाइन फैक्ट के रूप में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा इसमें, अगर देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मतलब बोलना चाहिए कि आपका हॉकी महिला टीम के साथ किसने हाथ मिलाया है, कोका कोला ने। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इसका उद्देश्य क्या है आपका, देखेंगे तो विशेष कोचिंग, कोचिंग देखो, अगर जो टीम है उसको तो कोचिंग दिया जाता है,
और आप लोग के लिए होमवर्क क्या है इसमें, अगर आप लोग को देखना है कि महिला हॉकी टीम का कैप्टन कौन है, भारत का कोच कौन है, ये आप लोग को देखना है इसमें, ठीक है। और मेरे को कमेंट करके बताएंगे जैसे देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे इसको बता दिया कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये सब आप लोग को बताना था, पूछा था मैं। चलिए तो फिर भी देख लेते हैं हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष कौन है। अच्छा कैप्टन पूछा हूं मैं आप लोग को, है ना, कैप्टन मेरे को बताना है। तो अध्यक्ष कौन है अगर देखेंगे तो डॉक्टर दिलीप तिर्की, है ना। और हॉकी इंडिया टीम के मतलब हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह है। और कोका कोला फाउंडेशन के निर्देशक कौन है, राजीव गुप्ता। ये लोगों को आपका, और साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना मैं बताया, हॉकी महिला टीम के कैप्टन कौन है आप लोग को कमेंट करके बताना है, मैं पहले ही बताया हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे स्पोर्टिंग एथोस द्वारा समर्थित पहला उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला हॉकी खिलाड़ी का उत्थान करना, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि आपका दिलीप तिर्की, भोलानाथ सिंह और राजीव गुप्ता, जब इन लोगों का क्या हुआ आपसी गठबंधन होता है, तो इन लोग मतलब ऑल ओवर बात करेंगे क्या चीज, कि जो राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो इसमें आपका महिला हॉकी खिलाड़ियों का उत्थान होगा, लोग इसके लिए प्रोत्साहित होंगे। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बताया था, उनको बहुत सारी सुविधा दिलाएंगे, है ना, विशेष कोचिंग मतलब उपलब्ध कराएंगे, उन लोगों को पोषण पे ध्यान देंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा यहाँ पे कि इन लोग भी मतलब बोला इस खेल के प्रति महिलाओं का क्या होगा, आकर्षित होंगे और इस खेल के प्रति जागरूक होंगे और इसके लिए खेलेंगे। चलिए हो रहा है क्लियर। उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल। तो भारत की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो इतना ही करेंट अफेयर था, और भी रहा होगा जो छूट गया होगा, आपको लग रहा है कि उसको बिल्कुल आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या है कैसा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल करेंट अफेयर, ठीक, अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर। तो अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर में सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या होता है, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी, है ना, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इंडो क्या है आपका, इंडोनेशिया में एक आपका मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इबू। कौन सा ज्वालामुखी है, माउंट इबू। और ये क्या होता है, ये कहाँ पे है, अल्मोहरा द्वीप पे है, ठीक, अल्मोहरा द्वीप पे। अच्छा आप लोग को ये पता है ना, महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप, ये तीनों में क्या अंतर है। तब आप लोग को ये छोटा छोटा शब्दावली, जैसे कि आप लोग केवल करंट अफेयर नहीं जीएस भी पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, तो ये टर्म आप लोग को हमेशा टकराएगा। इसका मतलब क्या होता है, हाँ महाद्वीप, हाँ हाँ ठीक, और द्वीप जैसे अंडमान निकोबार द्वीप और प्रायद्वीप। हाँ। महाद्वीप मतलब बोलना चाहिए ऐसा भूभाग, ऐसा बड़ा भूभाग, जैसे एशिया बोले आप, भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, महाद्वीप। और द्वीप किसको बोलेंगे, ऐसा भूभाग जो छोटा हो, मतलब इसके तुलना में बहुत छोटा हो और चारों ओर से पानी से घिरा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप बोलते हैं। और प्रायद्वीप मतलब तीन ओर से क्या होता है, पानी से घिरा होता है और एक ओर से स्थल से, जैसे भारत, भारत क्या है, प्रायद्वीप। तीन ओर देखोगे, एक ओर क्या है आपका अरब सागर, दूसरी ओर क्या है बंगाल की खाड़ी, और नीचे में क्या है आपका हिंद महासागर, और ऊपर में क्या है आपका स्थल सीमा है। तो उसी प्रकार मतलब तीन ओर आप क्या है जल सीमा, और एक और आपका क्या है स्थल सीमा, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये छोटा छोटा दो टर्म होता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ पे इंडोनेशिया में फटा ज्वालामुखी हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, इस चीज को आपको याद रखना, पहुंचे गए मतलब पहुंचाया गया। ये कहाँ पे है, पूर्वी इंडोनेशिया के क्या है, अल्मोहरा द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इबू के पास क्या हुआ, मतलब ये सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन ऐसा कंडीशन हुआ है कि पिछले साल सक्रिय ज्वालामुखी मतलब कंटिन्यू फटते रहता है, लेकिन क्या हुआ पिछले साल और इस साल ज्यादा ही फटने लगा। अगर पिछले साल का बात करेंगे तो लगभग 2500,
21,000 बार से अधिक बार फटा है ये। अगर पिछले साल का हम देखेंगे इसमें तो कितने बार, 21,000 से अधिक बार फटा है ये। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? 21,000 से ज्यादा, और जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका 5,000 मीटर तक आकाश में 5,000 मीटर तक के जहरीले मतलब धुआं क्या हुआ, फैला हुआ है। और वर्तमान में 7 किलोमीटर एरिया, मतलब आपका जो ये द्वीप है, इसके मतलब जहां पे ज्वालामुखी फट रहा है उसके 7 किलोमीटर एरिया तक के मतलब क्या कर रहे हैं, खाली कराने के लिए मतलब सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, खाली कराया जा रहा है। शुरुआती दौर पे 400 लोग को, जो आसपास के लोग थे उन लोगों को खाली कराया, उसके बाद धीरे धीरे। कारण यही है कि इससे इसके साथ केवल ज्वालामुखी के साथ केवल लावा नहीं निकलता, खतरनाक गैस धुआं ये सब निकलता है। इसी कारण ये जो जहरीला भी होता है ना, क्या होता है ये, वो जहरीला होता है। चलिए, तो सुरक्षित है ना। तो आपको केवल इसमें क्या है कि आकाश में क्या हो गया, यहाँ पे 5,000 मीटर तक के, और ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर के भीतर स्थित है। ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्या है, प्रशांत महासागर में अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र में बोलना चाहिए बहुत ज्यादा ज्वालामुखी है, जो आपको हमेशा दिन और रात चमकते हुए जलते हुए प्रतीत, जलेगा तो चमकेगा ही, विस्फोट होगा। तो ये जो होता है ना, ये क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब भूकंपी क्षेत्र है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसी के भीतर स्थित है इंडोनेशिया। इसी कारण यहाँ पे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है ना। और यहाँ पे ज्यादातर क्या होगा, आपका सक्रिय रहेंगे ज्वालामुखी। जैसे भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी, कौन सा है? हाँ, भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए, आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि भारत में कौन सा है जो और कहाँ पे स्थित है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, लगातार भूकंपी, देखो मैं बताया ना, ऐसे स्थान में क्या होता है, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों का कहना कि बताया कि लगातार भूकंप ज्वालामुखी घटनाओं का अनुभव कराता रहता है। मतलब ये क्षेत्र क्या है, अभी बताया मैं, अगर ज्वालामुखी है मतलब आपको मतलब बोलना चाहिए सागर में क्या दिन और रात आपको चमकते हुए प्रतीत हो जाएगा। इसी कारण इसको क्या होता है, अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है, क्या, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि रिंग ऑफ मतलब आपका फायर कहाँ पे है या फिर अग्नि वलय कहाँ पे है। ये आपका प्रशांत महासागर पे है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक, चलिए, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में मतलब कहाँ पे मतलब फटा है, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कहाँ पे, आपका सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ईबू में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुआ यहाँ तक क्लियर? नेपाल में है ना, नेपाल के कामेरिका शेरपा, ये जो कौन है, कामेरिका शेरपा, 29वीं एवरेस्ट पर चढ़कर बनाया रिकॉर्ड। तो आपको केवल याद रख लेना है कि अभी हाल ही में कौन चढ़ा है, तो नेपाल का कामेरिका शेरपा ने चढ़ा है। और ये एक पर्वतारोही है जो यहाँ पे चढ़ा है ना। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामारिका शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया है। 29वीं बार। तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। और इसके अलावा इस बंदे ने मतलब बोलना चाहिए और कहाँ के, K2 है ना, जो ओयू लयोत्सो मानक्रू है ना, सही दुनिया के कई ऊंची चोटियों पर चढ़ा है। भारत का ऊंची चोटी का क्या नाम है, K2। K2 ये भारत की ऊंची चोटी है, K2 है ना, इसका भारत का ऊंची चोटी। तो इसमें क्या हो रहा है कि लोग चढ़े हैं, और लेकिन ये क्या है, पीओके अधिकृत है, पाक अधिकृत है। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको याद रखना है किसको, पर्वतारोही शेरपा, जो 29 बार मतलब चढ़ा है, और ये हाल ही में चढ़ा है। अगर बात करेंगे तो ये कितने उम्र का है, 54 साल के उम्र में, मतलब रविवार को, मतलब पिछले संडे को चढ़ा है, सुबह 7:30 बजे। ये 8,849 किलोमीटर फीट को क्या किया इसने, मीटर को, है ना, मीटर को सिखाई पे चढ़ा है, शिखर पर चढ़ा है। मतलब किसके किसके शिखर पर, माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, तो हो रहा है क्लियर ये। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। उसके बाद देखेंगे स्पोर्ट। इतना ही आपका क्या है, आपका है ना, इंटरनेशनल करंट अफेयर की दृष्टि से इतना आपको याद रखना है।
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्ताह में करेंट अफेयर कर रहे हैं, साप्ताहिक देख रहे हैं और इसमें देखेंगे, और साथ साथ आप लोग पढ़ते रहना है ना घर में भी इसको, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह आप लोग दिलाते रहिए इसमें। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनील छेत्री कौन है ये? सुनील छेत्री कौन है? ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन है, हाँ नहीं, लेकिन ये हाल ही में घोषणा किया है कि मैं अब अंतरराष्ट्रीय किसे खेल से संन्यास लेने वाला हूँ। मतलब ये क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से क्या करेगा, संन्यास लेने वाला है, इसका घोषणा कर दिया है। तो ये इसको याद रखना, कौन है, भारतीय फुटबॉल टीम का कैप्टन है कौन, सुनील छेत्री, और इसने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया गया है। ठीक, और जब संन्यास किया है तो ये अभी क्या है, 39 वर्षीय है। इसने कहा कि अभी कब लेगा, जब वो कतर में आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद नहीं खेलेगा, सॉरी कतर बोला था, सॉरी, कहाँ पे, कुवैत में, कुवैत के खिलाफ है ना, राष्ट्रीय स्तर पर उनका आखिरी गेम होगा, कहाँ पे, कुवैत में। और कुवैत में ये मतलब ये कहाँ पे खेलेगा उसको हम लोग आगे और देखेंगे। तो ये कहाँ पे खेलेगा, साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। ये स्टेडियम को भी आप याद रखना, ये फुटबॉल स्टेडियम है ना, यहाँ पे अपना आखिरी मैच खेलेगा कौन, सुनील छेत्री। और ये कब खेलेगा, ये 6 जून को। ठीक, 6 जून के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ मतलब से क्या करेगा, ये संन्यास ले लेगा, उसके बाद ये किसी भी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल नहीं खेलेगा। ठीक, चलिए अगर हम सुनील छेत्री के बारे में बात करेंगे तो इसने अपने कैरियर की शुरुआत 2005 से पाकिस्तान के साथ मैच खेल कर किया था। अंतरराष्ट्रीय खेल का अगर शुरुआत देखेंगे तो कहाँ पे, पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, और सबसे ज्यादा वर्तमान में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय है ना क्या चीज, गोल करने वाला खिलाड़ी है कौन, सुनील छेत्री। जो अब तक देखेंगे तो अब तक कहने का मतलब कि 94 गोल किया है। उसके बाद और भी इसका मतलब डेटा बढ़ सकता है जब वो लास्ट खेल खेलेगा तो, है ना। तो अगर हाल ही में बात करेंगे वर्तमान की दृष्टि से, आज की दृष्टि से, तो अभी तक इसने 94 गोल करके चौथे नंबर पे स्थान है। तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, फुटबॉल, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं हम लोग पहला दूसरा कौन है। ये क्या है आपका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ, सब जानते हो इसका नाम, ये रोनाल्डो। हाँ, नाम ये क्या है, फुटबॉल का मतलब बोल सकते हो एक प्रकार से भगवान, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोलते हैं ना, उसी प्रकार फुटबॉल का भगवान है। तो इसने क्या है, सर्वाधिक गोल किया है। उसके बाद अली डेई और लियोनोन मेंसी, ये दोनों मतलब बोलना चाहिए बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। और ये तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे क्या है हमारा, सुनील छेत्री, है ना। और ये सुनील छेत्री को मतलब फुटबॉल टीम का कप्तान कौन, सुनील छेत्री को साल 2011 में क्या है आपका, खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और साथ साथ इसको 2019 में क्या दिया गया था, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये क्या है आपका, खेल पुरस्कार है ये। ठीक, जबकि ये क्या है आपका, नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान है। हम अगर नागरिक सम्मान का बात करेंगे, किसका, नागरिक सम्मान, तो कितने नागरिक सम्मान है भारत में, भारत में 4 नागरिक सम्मान है। पहला कौन सा है, हा? कौन सा, बीबीसी मतलब पद्मश्री तो है, लेकिन पहला भारत रत्न। हाँ, अगर दूसरा बात करेंगे तो सबसे बड़ा देखेंगे तो भारत रत्न, उसके बाद फिर पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण। उसके बाद फिर तीसरा क्या है आपका, पद्म भूषण। उसके बाद चौथा क्या है, पद्म श्री। तो ये जो चौथा नागरिक सम्मान है पद्मश्री, किसको प्रदान किया गया था आपका,
सुनील छेत्री को, जो भारतीय टीम का कप्तान है, इसको प्रदान किया गया था। ये चीजों को आपको याद रखना है। 4 नागरिक सम्मान है। और साथ साथ अभी आपको फिर क्या देखना है कि भारत में पहला नागरिक आपका भारत रत्न किसने प्रदान किया था, है ना, प्रथम विदेशी कौन है, और अब तक कितने लोगों को प्राप्त किया जा चुका है, कितने मरणोपरांत है, ये इसके बारे में भी मैं आपका विस्तृत क्लास लिया हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, क्या है कैसा इसके बारे में भी बताया, क्योंकि हाल ही में कितना है क्या है, ये सारी चीजों के बारे में देखना है, क्योंकि 2024 में फिर आपको भारत रत्न कितने लोगों को, 5 लोगों को प्रदान किया गया था। ठीक, इस तरह से मैं पढ़ाया भी था इसके बारे में, और आप लोग को शायद मैं वो भी दिया था, इसका पीडीएफ भी भेजा था मैं, तो देखना आप लोग, नहीं होगा तो बताना, फिर से भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हुआ क्लियर। चलो आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ूं। चलो, आपका तमिलनाडु के क्या है, श्याम निखिल भारत का 85वें शतरंज ग्रैंड, है ना, ग्रैंड मास्टर बना है भारत का। क्या चीज, 85वें ग्रैंड मास्टर। और इसमें बहुत सारे कैटेगरी होता है कि क्या क्या करोगे तब ग्रैंड मास्टर कहलाओगे, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमको ये याद रखना है कि तमिलनाडु के कौन, पी, है ना, पी श्याम निखिल देश के 85वें ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, जीएम, ग्रैंड मास्टर, वो हिंदी में लिखा है जीएम, है ना, बनकर भारतीय शतरंज इतिहास में इतिहास रचा। तो याद रखना है कि 2024 में मतलब आपका ग्रैंड मास्टर कौन है, आपका 2024 में कौन बना है हमारे यहाँ भारत का, पी श्याम निखिल। और ये ग्रैंड मास्टर किस खेल में, आपका शतरंज खेल मतलब, है ना, इसको आपको याद रखना है, शतरंज क्षेत्र में 2024 में इसको मतलब हासिल किया है। अगर इसी चीज में हम बात करेंगे ग्रैंड मास्टर और अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब शतरंज ना, तो दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कारों में से क्या है, एक है ये, जो ग्रैंड मास्टर होता है शतरंज की दुनिया में सब जैसे मैं बताया था भारत रत्न भारत का क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। उसी प्रकार अगर ये बात करेंगे तो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक कौन सा है, आपका ग्रैंड मास्टर और अंतरराष्ट्रीय मास्टर। ठीक, चलिए, और जिन्हें सम्मान विश्व शतरंज महासंघ, और इसको मतलब सम्मानित कौन करता है, विश्व शतरंज महासंघ, FIDE, है ना, याद रखना, इसमें विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा इसको मतलब सम्मानित किया जाता है, ये सम्मान जो है। और भारत में 1988 में देश का पहला ग्रैंड मास्टर मतलब कौन था, जीएम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। और महिला ग्रैंड मास्टर कौन रहता है आपका, प्राप्त करने वाला केनोरू हम्पी, ये आपका क्या है, महिला जीएम है ना, महिला जीएम। ठीक, और इसके अलावा पुरुष तो बहुत लोग हैं, लेकिन महिला के बात करेंगे तो अभी तक देखेंगे 3 महिला और है, जो मतलब इसमें क्या हुआ है आपका, हम मतलब 3 महिला है, ये पहला, ये दूसरा, और ये आपका क्या है, ये तीसरा, है ना। पहला क्या है आपका केरोनु हम्पी, दूसरा आपका क्या है द्रोणावल्ली हरिगा, और आर वैशाली। ये 3 लोगों ने क्या किया मतलब देखेंगे तो महिला ग्रैंड मास्टर का मतलब खिताब जीता है, या इससे सम्मानित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर संयुक्त राष्ट्र ने, है ना, संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा, जैसे कि हर चीज का एक तिथि होता है ना, तो इसी प्रकार विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब, 25 मई को। अब प्रति वर्ष क्या होगा कि मतलब 2024 में घोषणा किया है ये, है ना, कि अब प्रति वर्ष हम लोग 25 मई को क्या मनाएंगे, विश्व फुटबॉल दिवस, है ना। तो हमारे भारतीय मतलब आपको कैप्टन को भी याद रखना है इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 6 जून को क्या कर रहे हैं वो, 6 जून को क्या कर रहे हैं, कुवैत का सॉल्ट स्टेडियम में मतलब लास्ट मैच खेलेगा और अंतरराष्ट्रीय से त्याग पत्र करेगा, त्याग पत्र देगा। और यहीं पे ही क्या हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को क्या हो रहा है, विश्व फुटबॉल। एक्चुअल में ये 25 मई को मतलब 2024 में क्यों घोषणा किया गया है, तो ये 25 में 2024 में, और इसका अगर हम लोग 100 साल पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1924। तो 1924 में पहली बार मतलब क्या किया गया था, यहाँ पे फुटबॉल खेला गया था। इसी कारण 100वां वर्षगांठ में मतलब क्या किया गया, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने के लिए क्या किया गया है, घोषित किया गया है। और कौन किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका मतलब क्या किया है, घोषणा किया है सर्वसम्मति से। और इसका बैठक कहाँ हुआ है आपका, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पे है,
हाँ, कहाँ पे, कौन से देश में? अमेरिका। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, महासभा की बैठक मतलब 80वीं, है ना, पूर्ण बैठक के दौरान अपनाया गया। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है कि सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि वाले पहले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, जैसे मैं बताया ना आपका, पहला अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे, पेरिस में आयोजित हुआ था 1924, है ना, 1924 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। उसका 100वां वर्षगांठ के रूप में कब मनाया गया आपका, 2024 में। 2024 में हमने क्या मनाया है, 100वां वर्षगांठ के रूप में यहाँ पे मनाया है। और ये जो 100वां वर्षगांठ के रूप में जब मनाए हैं यहाँ पे, तो संयुक्त राष्ट्र में क्या होता है आपका मतलब मनाया है, और इसी डेट को क्या होता है कि 25 मई को हम क्या घोषित किए हैं, आपका विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में यहाँ पे घोषित किए। ठीक, 100वां वर्षगांठ के रूप में मनाए, और क्यों, कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। ठीक, चलिए, संयुक्त राष्ट्र में लीबिया, है ना, लीबिया राज्य के स्थानीय प्रतिनिधित्व में वो क्या है, ताहेर एम अल सोनी, ठीक, इसके द्वारा पेश किया गया। मतलब इसको अगर बात करेंगे हम कि कहाँ पे, महासभा की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में, तो लीबिया राज्य के स्थायी प्रतिनिधि, इसका आपका महासभा का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो स्थायी प्रतिनिधि है वह कहाँ का, लीबिया राज्य का, कौन, तो ताहेर एम अल सोनी, इसने प्रस्ताव रखा था कि हमको क्या करना चाहिए कि 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में क्या करना चाहिए, घोषित करना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसके द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है, और प्रस्ताव पेश को 193 सदस्यों द्वारा इसको सर्वसम्मति से क्या किया गया, पारित किया गया। सर्वसम्मति से इसको पारित की डेट से हम क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय या फिर विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में कब मनाएंगे, 25 मई को हम मनाएंगे। ठीक, चलिए, यहां तक हुआ क्लियर। तो आज इतना ही था करंट अफेयर, है ना, बाकी आगे का हम और देखेंगे नेक्स्ट सप्ताह, जिसमें अगर छत्तीसगढ़ भी मिलेगा तो हम छत्तीसगढ़ भी करते जाएंगे, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा था, अभी तक के चुनाव चल रहा था, और सभी लोग चुनाव में व्यस्त, इसी कारण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हमको कम मिल पा रहा है, और सॉल्व करेंगे करंट अफेयर का। ठीक है, इतना नहीं पड़ा गलती से बंद हो गई तो डरते हैं। चीज को मैं लिखता अभी कितना टाइम लगता है, 1 घंटे में कंप्लीट होना मुश्किल है, इसीलिए मैं पीपीटी बनाया, और 30 मिनट को मतलब वीडियो में डालेंगे, देखेंगे स्टैंड मिलता है, स्टैंड में हम लोग डेढ़ चाहता है, बच्चों का आ ही नहीं रहे, नहीं